शेखर और पल्लवी की शादी को 7 साल हो गए थे। शादी के काफी समय बाद पल्लवी की गोद भरी और एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि घर में एक प्यारी सी लक्ष्मी जो आई थी। बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा गया। बेटी का नाम लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और प्यारी भी थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती थी। शेखर और पल्लवी की ये इकलौती संतान थी। जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और निखर रही थी। पढ़ने में भी हमेशा अव्वल आती थी और माँ ने घर के सारे काम सिखा दिए थे। शेखर हमेशा कहता था कि मेरी बेटी से इतना काम क्यों कराती हो, तो पल्लवी सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मैं नहीं चाहती कभी मेरी बेटी को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़े, वह आत्मनिर्भर बन सके। पर हम इतने सक्षम हैं कि हमारी इकलौती बेटी ताउम्र घर में बैठी खा सकती है। शेखर ने एक दिन पल्लवी से कहा, मुझे पता है जी, लेकिन आप और मैं हर वक्त तो नहीं होंगे ना उसके साथ, और पता नहीं समय कब करवट ले। इसलिए हम अपनी बेटी को उच्च शिक्षा और सभी काम में निपुण बनाएंगे। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। तुम माँ भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, हंसते हुए शेखर ने कहा। शेखर का एक छोटा भाई विक्रम था, जिसकी हर वक्त शेखर के पैसों पर ही नजर होती थी। उसे लगता था कि भाई साहब के तो एक बेटी है, बेटा नहीं होने के कारण उनकी जमीन जायदाद सब उसके बेटे को ही मिलनी चाहिए। आखिर वंश को आगे तो उसका बेटा ही लेकर जाएगा। इसी सोच में वो शेखर से मीठी मीठी बातें किया करता था, और शेखर इस गलतफहमी में था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है। विक्रम की पत्नी अर्पिता भी पल्लवी के सामने झूठी हमदर्दी ही दिखाती थी, पर पल्लवी ये सब जानते हुए भी रिश्ते निभाने के लिए चुप रहती थी। इसी तरह शेखर और पल्लवी लक्ष्मी की परवरिश करते हुए लक्ष्मी को ये सीख भी देते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर साथ में कथक और कई तरह के नृत्य में भी बहुत रुचि रखती थी, और स्कूल से कॉलेज पहुंचते पहुंचते इतनी टॉफियां ले चुकी थी कि उसका कमरा उन टॉफी से ही सजा हुआ था। गर्व था उसके माता पिता को, जो लक्ष्मी जैसी बेटी उनके घर आई। अब लक्ष्मी बड़ी हो रही थी और सुंदर और सुशील तो थी ही, लक्ष्मी के लिए रिश्ते घर बैठे ही आने लग गए थे। लक्ष्मी के बचपन का दोस्त वैभव, जो लक्ष्मी को बहुत पसंद करता था, पर यही सोचता था कि जिस दिन वो एमबीए करके सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही लक्ष्मी को अपने प्यार का इजहार करेगा। तब तक वो लक्ष्मी के लायक भी हो जाएगा। इधर लक्ष्मी भी वैभव को पसंद तो करती थी, लेकिन वो भी डरती थी कि अगर वैभव ने कुछ गलत समझ लिया तो वो एक अच्छे दोस्त से भी हाथ ना धो दे। दोनों ने साथ पढ़ते पढ़ते अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी कि वैभव का सिलेक्शन विदेश की बड़ी कंपनी में एमबीए के लिए हो गया था, और वैभव अपने दिल की बात बिना लक्ष्मी को बताए ही लंदन जा रहा था। उसे लगा कि वो आकर सीधा उसके घर वालों से लक्ष्मी का हाथ मांगेगा। इधर लक्ष्मी के रिश्ते की बात चल रही थी। लक्ष्मी को भी लगता था कि वैभव को लेकर उसका प्यार एक ही तरफा है। इसीलिए उसने शेखर और पल्लवी के पूछने पर कि उसे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, उसने मना कर दिया था। एक दिन शेखर और पल्लवी लक्ष्मी के लिए लड़का देखने लखनऊ जाती है। लड़का उन्हें पसंद भी आ जाता है, और वो लखनऊ से वापस लौट रहे होते हैं तो एक ऐसा हादसा होता है कि लक्ष्मी की जिंदगी की काया ही पलट जाती है। उसके माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और दोनों ऑन स्पॉट ही हमेशा के लिए लक्ष्मी को अकेला छोड़कर चले जाती है। पुलिस जब दोनों का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचती है
तो लक्ष्मी को देखकर आसपास वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त सबकी आंखों में आंसू थे। कैसे इतनी प्यारी बच्ची इस हादसे को झेल पाएगी? सबकी जुबान पर यही शब्द थे। इधर लक्ष्मी के चाचा और चाची तो बस जायदाद हड़पने की फिराक में थे। वो दुनिया के आगे तो लक्ष्मी से सहानुभूति दिखा रहे थे। सबको लग रहा था कि चाचा चाची ने शेखर पल्लवी की जगह ले ली है, पर दूसरी जगह लक्ष्मी को ताने मारे जा रहे थे कि कोरी नाम की लक्ष्मी है। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ कभी दोबारा माँ नहीं बन पाई, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई। और जब इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने गए, इसके माँ बाप तो उन्हें ही खा गई मनूस कहीं की। बस ये मनूस और अपशकुनी का ठप्पा उसकी चाची अर्पिता ने उस पर लगाना शुरू कर दिया था। पर लक्ष्मी चुपचाप अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण सहन किए जा रही थी। लक्ष्मी को आश्चर्य था, जो चाचा चाची उसके माँ पिताजी के आगे इतने भले थे, वो आज अचानक से इतना कैसे बदल गए थे। विक्रम ने वकील को बुलाकर शेखर की वसीयत को पढ़ना चाहा, ताकि वो जान सके कि क्या क्या संपत्ति उसके भाई के पास है। और अभी तो लक्ष्मी की शादी भी नहीं हुई है, तो वो उसके हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा लेगा। वकील जब घर आया तो लक्ष्मी को एहसास तो हो ही चुका था कि चाचा चाची को सिर्फ पिताजी की संपत्ति से प्यार था। वो प्यार, हंसना, मीठी मीठी बातें सब दिखावा था। वकील के घर आते ही उसे चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेज दिया था। लक्ष्मी को लगा भी कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने चुपके से उनकी और वकील की बातें सुनी। वकील वसीयत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि शेखर और पल्लवी की संपत्ति का हकदार लक्ष्मी का बच्चा होगा। ये भाई साहब भी ना भोले देखते देखते बड़े आगे की सोच गए। क्या जरूरत थी संपत्ति लक्ष्मी के बच्चे के नाम करने की? लक्ष्मी के नाम नहीं करके जा सकते थे? चिल्लाते हुए विक्रम ने कहा, धीरे बोलिए, अभी वो मनु सुन लेगी तो उसे सब पता चल जाएगा। और कुछ सालों की ही तो बात है, हम लक्ष्मी की शादी करवा देते हैं, ताकि उसके जब बच्चा होगा तब हम सारी संपत्ति अपने नाम से ट्रांसफर करवा लेंगे। आखिर इस दिन के लिए थोड़ी ना हमने वो काम किया था। वो राज एक राज ही रहना चाहिए, और ये वसीयतनामा वाली ये बात भी हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अर्पिता ने विक्रम से कहा, तुम शायद ठीक कहती हो अर्पिता, हमें जल्दी से लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढना होगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। वो अपने चाचा चाची के दूसरे रंग को जो देख रही थी। लक्ष्मी को बार बार यही दिमाग में आ रही थी कि चाची आखिर कौन से राज की बात कर रही थी, और ऐसी क्या बात है जो उन दोनों को ही पता है। लक्ष्मी ने सोचा वो तो पता लगा कर ही रहेगी कि उससे क्या छिपाया जा रहा है। उसने चाचा चाची की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की चाल एकदम आगे की होती है। तो विक्रम और अर्पिता ने लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था, कम पढ़ा लिखा और मुंह में गुटखा ही भरा होता था। लक्ष्मी ने लड़के को देखते ही शादी से मना कर दिया, लेकिन चाचा चाची तो जानकर उसका विवाह ऐसे लड़के से ही कराना चाहते थे जो कम पढ़ा लिखा हो और उनके इशारों पर नाचने वाला हो, ताकि आगे जायदाद में कोई रोड़ा ना आ सके। लक्ष्मी के मना करने पर भी जबरदस्ती उसकी शादी उसी लड़के गोपाल के साथ तय कर दी। लक्ष्मी ने शादी से 2 दिन पहले भागने की कोशिश भी की, पर नाकामयाब हुई। चाचा चाची ने आखिर डरा धमकाकर उसकी शादी गोपाल के साथ कर दी। शादी के बाद पहली रात ही गोपाल शराब के नशे में धुत कमरे में आया और लक्ष्मी को उसी रात से लग गया कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इधर सास के ताने कि दहेज लेकर नहीं आई, माँ बाप कुछ भी रख कर नहीं गए बेटी के लिए। इधर घर के सारे काम करवाना बस नौकरानी वाली हालत हो गई थी लक्ष्मी की। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के जीवन की डोर कोई और चला रहा था। अब तो गोपाल घर आकर उसके साथ मारपीट भी करने लग गया था। लक्ष्मी सोचती थी कि
कैसे वो छुटकारा पाए इन सब से। लेकिन हाथों से सब कुछ फिसलता ही जा रहा था। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक बात जो दिल को खाई जा रही थी कि ऐसा क्या राज है जो चाचा चाची सबसे छुपाने को बोल रहे थे। दिन प्रतिदिन लक्ष्मी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि एक दिन पता चला कि वो माँ बनने वाली है। लक्ष्मी इसी खुशी में खुश थी कि कम से कम इन परेशानियों में कुछ तो अच्छी खबर उसे मिली है। माँ बनने की खुशी उसे तो थी, पर घर में बच्चे को लेकर एक दबाव बना दिया उसकी सास ने कि बेटी हुई तो मुंह उठाकर ले जाना उसे कहीं, क्योंकि उसे तो पोता ही चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा पाए। और इन सब के बीच गोपाल को तो कोई मतलब भी नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। उसे अपने दोस्तों और शराब से फुर्सत ही नहीं थी। बस रात को कमरे में आकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। लक्ष्मी को लगता था वो मानसिक और यौन हिंसा दोनों का शिकार हो रही है, पर कहे भी तो किसे, कोई उसे सुनने वाला भी तो नहीं था। माँ पिताजी को याद करके रो लिया करती थी। अब बस एक ही आस पर टिकी थी लक्ष्मी की उम्मीद, अपने आने वाले बच्चे पर। और उसको पता था बच्चे के आते ही चाचा चाची उसे बुलाएंगे जरूर, और वो मौका देखते ही यहाँ से निकलकर कहीं दूर अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। नहीं चाहिए उसे धन दौलत, बस एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी चाहिए थी। अचानक एक दिन जब वो अस्पताल जाती है अपनी जांच करवाने, तो उसकी नज़र वैभव पर पड़ती है। वैभव भी उसे दूर से देख लेता है। वो भागकर लक्ष्मी के पास आने वाला होता है। उतने में ही गोपाल उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। चाहकर भी लक्ष्मी वैभव से बात नहीं कर पाती है। वैभव विदेश से आते ही लक्ष्मी के घर गया भी था। वहां उसे पता चलता है कि लक्ष्मी के माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में और लक्ष्मी की शादी हो गई है। निराश होकर वैभव वहां से लौट आता है, लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकल आंटी की मौत के बाद 5 महीने में ही लक्ष्मी की शादी करवा दी गई। क्योंकि लक्ष्मी उन लड़कियों में नहीं थी जो अपने माता पिता की बरसी भी ना हुई हो और उससे पहले शादी के लिए हाँ कर दे। और जब वो लक्ष्मी के घर गया था तो उसकी चाची का व्यवहार भी बदला हुआ था, जिसने वैभव के शक को और भी मजबूत कर दिया। वैभव को पता था कि लक्ष्मी जैसी लड़की पहले कुछ बनेगी, उसके बाद ही शादी करेगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी ने इतनी जल्दी हाँ कर दी। लगातार वैभव यही सोचे जा रहा था। वैभव ने लक्ष्मी की सहेलियों से भी संपर्क किया जो कि कॉलेज में साथ में ही पढ़ती थी, वैभव के भी, लेकिन किसी को भी लक्ष्मी के बारे में पता नहीं था। बस सब यही कह रही थी कि उसके चाचा चाची ने अचानक से उसकी शादी करवा दी। हम में से कोई भी उसके दोस्त शादी में शरीक नहीं हुए। हाँ, कुछ दिन पहले लक्ष्मी का फोन मेरे पास तो आया था, लेकिन उसने हेलो करते ही झट से काट दिया था। और मैंने जब वापस उसे फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा थे। लक्ष्मी की सबसे अच्छी सहेली गौरी ने कहा, गौरी तुम मेरा एक काम करोगी क्या? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कॉफी शॉप पर मिलने आना होगा, वहीं बैठ के आराम से बात करती है। वैभव ने गौरी से फोन पर कहा, ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप पर तुमसे मिलती हूँ। तभी वैभव ने वो नंबर भी लिया जिससे लक्ष्मी ने गौरी को फोन किया था। दरअसल उस नंबर की लोकेशन चेक करनी थी, शायद उससे पता लग जाए कि लक्ष्मी कहाँ रहती है। वैभव ने गौरी के दिए नंबर पर कॉल की तो गोपाल ने फोन उठाया। उस दिन लक्ष्मी ने गोपाल से छिपकर गौरी को कॉल लगाया था, लेकिन गोपाल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था और गौरी जब दोबारा कॉल कर रही थी तो गोपाल ने स्विच ऑफ कर दिया था। वैभव ने गोपाल के फोन उठाते ही रॉन्ग नंबर बोलकर माफी मांग ली ताकि गोपाल को शक ना हो। अब वैभव ने उस नंबर के जरिए लक्ष्मी के रहने की जगह की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसे पहली सफलता की खुशी हुई। अगले दिन वो कॉफी शॉप पर गौरी से मिलने जाता है।
वैभव कॉफी शॉप पर अपनी और लक्ष्मी की दोस्त गौरी से मिलता है। दोनों में कॉमन बातचीत होने के बाद वैभव गौरी से लक्ष्मी के बारे में बात करता है। मैंने पता लगा लिया है लक्ष्मी का घर कहाँ है। क्या तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो? वैभव ने गौरी को बेचैनी भरे मन से कहा। ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे तो खुद कब से लक्ष्मी की चिंता हो रही थी। काफी बार उस नंबर पर फोन भी किया, पर पता नहीं कोई जैसे जानकर फोन काट देता है। इसीलिए मैं खुद मजबूर थी कि कैसे लक्ष्मी से बात करें। लेकिन अब तुम्हारे आने से मुझे भी एक उम्मीद जगी है। मैं जरूर जाऊंगी, गौरी ने वैभव से कहा। वैभव ने गौरी का हाथ पकड़ते हुए धन्यवाद दिया और गौरी को लक्ष्मी के घर जाने को कहा। वैभव जैसे ही उठकर जाने लगा, गौरी ने आवाज लगाई, सुनो वैभव। हाँ गौरी, कुछ कहना था तुम्हें? बहुत प्यार करते हो ना लक्ष्मी से? गौरी ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा। हाँ गौरी, पर मैंने शायद बहुत देर कर दी आने में। सोचा था पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौट कर आऊंगा, तब आते ही लक्ष्मी के घर जाकर उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। और मैं गया भी, लेकिन जब तक पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। अब लक्ष्मी शादीशुदा है और शायद गर्भवती भी। बस यही जानना है कि वो खुश है या नहीं। उसे मैंने देखा था कल, तब से मन बेचैन हो रहा है कि इतनी खुश और निडर रहने वाली लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई थी। वैभव का गौरी को कहते हुए गला भर आया। खैर छोड़ो, अब हमें बस ये पता लगाना है कि वो खुश है या नहीं। वो खुश होगी तो मैं कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। एक बात कहूँ वैभव, लक्ष्मी भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर वो भी कभी तुम्हारी तरह कह नहीं पाई। लक्ष्मी ने वैभव से कहा। क्या सच में? तुम सच कह रही हो गौरी? क्या लक्ष्मी मुझे पसंद करती थी? एक पल थोड़ी खुशी वैभव के चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि लक्ष्मी की अब शादी हो गई है, तो खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अच्छा गौरी, तुम आज इस पते पर जाओ लक्ष्मी से मिलने। कुछ भी बहाना बना लेना अगर उसके ससुराल में कोई पूछे तो, लेकिन आज किसी भी हालत में लक्ष्मी से मिलकर ही आना। वैभव ने गौरी से कहा। ठीक है वैभव, मैं अभी ही निकलती हूँ और वापस तुम्हें कल यहीं पर मिलती हूँ, गौरी ने कहा और दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। गौरी वैभव के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। उसे दिक्कत नहीं होती घर ढूंढने में, क्योंकि लक्ष्मी वही बालकनी में कपड़े सुखा रही है। लक्ष्मी ये क्या हालत कर रखी है अपनी? क्या थी और क्या हो गई? गौरी ने लक्ष्मी को उसके घर में प्रवेश करते हुए कहा। अरे ऐसा मत बोल गौरी, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी, लक्ष्मी ने धीरे से गौरी को कहा। किसी से बात कर रही है करमजली? इतना काम बाकी पड़ा है और यहाँ तू किससे गप्पे लड़ा रही है? लक्ष्मी की सास ने बाहर आकर कहा। माँ जी, ये मेरे बचपन की सहेली है गौरी। इधर से निकल रही थी तो मुझे दूर से देखकर पहचान गई और घर आ गई मिलने। नमस्ते आंटी, क्या मैं कुछ देर लक्ष्मी के साथ बिता सकती हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो। माँ जी ने सोचा इसके सामने कुछ कहूँगी तो ये सबको बता ना दे कि लक्ष्मी के साथ यहाँ क्या होता है, और मैं इनके सामने ही बैठी रहूँगी तो कैसे ये मनुष्य अपना मुंह खोलेगी इसके आगे। हाँ हाँ बेटा, आओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बहुत दिनों में मिली हो दोनों सहेलियाँ, आराम से बैठकर बातें करो। लक्ष्मी सोच रही थी आज ये बदलाव कैसे आया माँ जी में, जरूर दाल में कुछ काला है। गौरी और लक्ष्मी अंदर जाके बैठती है। लक्ष्मी की सास वहाँ से हटती ही नहीं। गौरी सोच रही थी इनके सामने कैसे बात करूं लक्ष्मी से, तो गौरी लक्ष्मी से एक गिलास पानी के लिए बोलती है। गौरी को लगा कि उसकी सास उठकर लाएगी, इसी बहाने वो लक्ष्मी से बात कर लेगी, पर लक्ष्मी की सास उसे ही उठकर पानी और साथ में चाय लाने को कहती है। लक्ष्मी उठकर चाय बनाने चली जाती है। गौरी समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है लक्ष्मी के साथ, पर वो कैसे उससे बात करे। लक्ष्मी चाह रही थी गौरी से कुछ कहे, लेकिन कैसे?
यहाँ तो माँ जी पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। लक्ष्मी ने एक तरीका निकाला और उसने एक कागज जो रसोई में पड़ा था उसे लेकर माचिस की तीली से उस कागज पर हेल्प मी गोरी लिख दिया और सोचा मौका मिलते ही गोरी को पकड़ा देगी। लक्ष्मी चाय लेकर गोरी के पास आती है। गोरी चाय पीने के बाद वहां से जाने को कहती है। लक्ष्मी बाहर तक गोरी को छोड़ने आती है तो माजी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। गोरी समझ जाती है कि आज उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी गोरी जाते जाते मुड़कर लक्ष्मी को गले लगा लेती है। लक्ष्मी को लगता है खुल के रो ले और सब कुछ बता दे कि उसके साथ यहाँ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन पीछे खड़ी सास के डर से चुप रहती है। अच्छा लक्ष्मी, अब मैं चलती हूँ, अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। गौरी ने हाथ पकड़ते हुए लक्ष्मी से कहा। तभी मौका मिलते ही लक्ष्मी ने वो कागज का टुकड़ा गौरी के हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। गौरी ने अनजान रहते हुए वो कागज का टुकड़ा अपने पर्स में रख लिया और वहां से निकल गई। गौरी ने वहां से निकलकर तुरंत वैभव को फोन किया। वैभव और गौरी उसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। क्या हुआ गौरी, तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया? लक्ष्मी ठीक तो है ना? वैभव ने घबराहट से गौरी से पूछा। नहीं वैभव, कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। लक्ष्मी बहुत डरी हुई थी और कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर वक्त उसकी सास उसके पीछे पीछे आ रही थी। लग रहा था वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। फिर जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उसमें माचिस की तीली से लिखा हुआ था, हेल्प मी। वैभव जो बेइंतहा प्यार करता था लक्ष्मी को, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पता नहीं किस मुसीबत में है मेरी लक्ष्मी। गौरी, तुम एक काम करोगी क्या? वैभव, ऐसे मत कहो, आखिर लक्ष्मी मेरी भी सहेली है और अगर वो किसी मुसीबत में है तो मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मैं लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना है? बस तुम्हें फिर से उसके घर जाना होगा और उससे बात करनी होगी। लेकिन कैसे वैभव? तुम्हें पता है ना, उसकी सास मौका ही नहीं देती है, तो कैसे उससे बात कर पाऊंगी? और ऊपर से वो मुझे घूरे जा रही थी। प्लीज गौरी, हमें अगर लक्ष्मी के बारे में जानना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और इस बार तुम खाली हाथ मत जाओ। मिठाई और सगुन और लक्ष्मी की सास की साड़ी लेकर जाओ, ताकि तुम ये बहाना दे सको कि पिछली बार तो तुम अनायासी लक्ष्मी दिखी तब आई मिलने, और इस बार तुम कुछ मिठाई और तोहफे लेकर आई हो। शादी में तो दे नहीं पाई तो अभी दे देती हूँ। ऐसा बहाना बनाकर जाओ ताकि उन्हें शक ना हो और हमें सच जानने का बहाना मिल जाएगा। और हाँ, एक पेन जरूर देना छुप करके लक्ष्मी को, ताकि वो लिख पाए क्या दिक्कत है उसे। वैभव ने गौरी से कहा। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ कल लक्ष्मी के घर जाने की। अभी बाजार से सामान ले लेती हूँ। तभी वैभव गौरी को सामान के लिए मना करता है। नहीं, तुम ये जो मेरे लिए कर रही हो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सामान तुम्हें मैं कल ला कर देता हूँ। लक्ष्मी मेरी भी दोस्त है, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ ना। गौरी ने वैभव से कहा। नहीं गौरी, तुमको पता है मेरी शुरू से इच्छा थी कि कुछ बन गया लाइफ में तो अपनी लक्ष्मी को अपनी पहली कमाई की भेंट जरूर करूंगा। वो रुपए मैंने आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। माँ की साड़ी और पिताजी की ड्रेस ली थी, बाकी मैंने लक्ष्मी के लिए रख दिए थे। बेशक आज रिश्तों के मायने बदल गए हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो सबसे पहले है। इसीलिए मैं तुम्हें कल साड़ी ला कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुम लक्ष्मी को कुछ नहीं बताना। अब उसकी शादी हो चुकी है, शायद वो मेरे नाम से तोहफा लेने से इनकार कर दे। ठीक है बाबा, नहीं बताती कुछ। अब कल मैं लक्ष्मी के घर जाने के बाद तुम्हें शाम को यहीं पर मिलूंगी। सुबह वैभव गौरी को साड़ी और मिठाई देकर लक्ष्मी के घर जाने को कहता है। गौरी लक्ष्मी के घर जाती है तो गोपाल की चिल्लाने की आवाज
बाहर तक सुनाई देती है। गौरी एक बार तो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। लक्ष्मी गौरी को देखते ही अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, अरे गौरी, तुम कब आई? कैसे आना हुआ? गौरी को देखकर गोपाल भी झूठा दिखावा करता है और हंसते हुए कहता है, कौन है लक्ष्मी ये? इससे पहले तो कभी मिलवाया नहीं, ना कभी जिक्र किया। जी, मैं गौरी हूँ, लक्ष्मी के बचपन की सहेली। कल यहाँ से जा रही थी, तब लक्ष्मी को देखा तो घर आ गई। कल अनजाने में आना हुआ तो लगा, खाली हाथ आई तो सोचा आज कुछ तोहफे लेकर मिलाती हूँ। वैसे भी लक्ष्मी ने शादी में तो बुलाया नहीं, सोचा अभी तोहफा भी दे आऊं और लक्ष्मी से इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले गौरी ने कह दिया, क्योंकि वो गोपाल के चेहरे पर लक्ष्मी के लिए गुस्सा देख चुकी थी। सोच रही थी, इतनी नाजों से पली, इतनी सुंदर और स्वभाव से सौम्य लड़की एक ही साल में कितनी मुरझा सी गई है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुमने आकर। वैसे भी लक्ष्मी अकेली सी रहती है, तुम आई तो इसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। झूठी मुस्कान से गोपाल ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी, तुम बातें करो अपनी सहेली से, शाम को मिलते हैं। कहते हुए गोपाल लक्ष्मी को आंखें दिखाता हुआ चला जाता है। गौरी लक्ष्मी के पास जाती है, तब तक लक्ष्मी की सास वहां आकर बैठ जाती है। तभी गौरी लक्ष्मी की सास को प्रणाम करती है और उन्हें मिठाई और साड़ी थमाती है। लालची प्रवृत्ति की होने के कारण वो गौरी के तोहफे देख खुश हो जाती है और लक्ष्मी को गौरी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी गौरी लक्ष्मी को रोक लेती है और कहती है, वो अभी अभी घर से नाश्ता करके ही निकली है, बस तुम बैठ जाओ कुछ देर, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लक्ष्मी गौरी को लाल रंग की सुंदर सी बनारसी साड़ी थमा देती है, जिसे देख लक्ष्मी का चेहरा खिल जाता है। पर मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती हूँ गौरी, लक्ष्मी साड़ी लौटाते हुए गौरी से कहती है। तभी उसकी सास बीच में ही कह देती है, ले लो बहू, कितने प्यार से तुम्हारी सहेली इतनी सुंदर साड़ियाँ लाई है, इसका दिल ना दुखे इसलिए मैंने तो रख ली है। गौरी समझ रही थी कि लक्ष्मी की सास बहुत लालची है। वो कपड़े और मिठाई देखकर खुश हो रही थी। अच्छा लक्ष्मी, और बताओ कैसी तबीयत है? कौन सा महीना चल रहा है तुम्हें? गौरी ने लक्ष्मी से पूछा। मैं ठीक हूँ, 5 महीने पूरे होने वाले हैं, बस थोड़ी घबराहट होती है। कैसे क्या होगा? लक्ष्मी ने डरते हुए भाव से कहा। घबराहट? क्यों और कैसी? बस पहली बार माँ बनने जा रही है ना, थोड़ा सा डर है, हम कैसे संभालेंगे बच्चे की जिम्मेदारी, बस और कुछ नहीं। लक्ष्मी ने माँ जी के डर से गौरी को कुछ कहने से पहले ही बात को टाल दिया। अच्छा लक्ष्मी, अब मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, जब तक मैं माँ जी के पास बैठी हूँ। गौरी ने इशारे से लक्ष्मी को नीचे पैन गिराते हुए कहा। लक्ष्मी साड़ी में पैर उलझाने के बहाने नीचे झुकती है और पैन उठा लेती है। वही गौरी ने एक छोटे से कागज की पर्ची भी डाली हुई थी, वो भी लक्ष्मी उठाकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही लक्ष्मी चाय चढ़ाकर सबसे पहले गौरी की दी हुई पर्ची खोलती है। उसमें लिखा होता है, लक्ष्मी, मुझे पता है तुम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मैं और वैभव तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वैभव के कारण ही मैं तुम्हारे घर तक पहुंच पाई हूँ। वो विदेश से आने के बाद तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे चाचा चाची ने उसे घर में आने ही नहीं दिया। वहीं से उसे पता लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे और उनके 1 साल होने से पहले ही तुम्हारी शादी कर दी गई। अब वैभव ने ठान लिया है कि पूरी बात का पता लगा कर ही रहेगा। वैभव का नाम आते ही लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। पहला प्यार जो था, और एक हिम्मत भी आ गई कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं और अब वो और अन्याय नहीं सहन करेगी और अपने साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी
बुरा नहीं होने देगी। लक्ष्मी ने गौरी के लिए कागज के पीछे ही लिख दिया कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मेरी सास दिन भर ताने और गालियाँ देती है, वही गोपाल रोज शराब के नशे में आती है और मुझे मारते भी है। उसके बाद मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ जबरदस्ती भी करते हैं। बाहर जाने की सोचती हूँ तो दोनों में से एक मेरे साथ जाता है ताकि मैं भाग ना सकूं। और ये शादी मेरी बिना मर्जी के जबरदस्ती करवाई गई है। चाचा चाची ने अपने स्वार्थ के लिए, मैं शादी से पहले घर से भागी भी थी, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर मुझे लगा शादी करके चाचा चाची के अत्याचार से मुक्त हो जाऊंगी, तो यहाँ आकर तो मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। अब मैं अपने बच्चे को लेकर भी डर गई हूँ। ये लोग बेटा ही चाहते हैं और बेटी हो गई तो पता नहीं उसका और मेरा क्या हाल करेंगे। और मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो चाचा चाची भी कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने हम अपनी सारी जायदाद मेरे होने वाले बच्चे के नाम करने का वसीयतनामे में लिखा था, जिसके लालच में उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो जब चाहे गुस्से में मुझ पर हाथ उठा देता है, कभी गर्म पानी में मेरा हाथ डाल देता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो गौरी। मैं जीना चाहती हूँ खुलकर अपने बच्चे के लिए, और अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना है और अपने नए जीवन की शुरुआत अपने बच्चे के साथ करनी है। प्लीज गौरी, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। बहू चाय आज ही बनाकर लाओगी क्या? लक्ष्मी को आवाज लगाते हुए उसकी सास ने कहा। जी माँ जी, बस बना दी है, आती हूँ। लक्ष्मी फटाफट चाय छानकर बाहर लेकर जाती है और चाय पकड़ाते हुए गौरी को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देती है। गौरी बड़ी होशियारी से वो कागज अपने पर्स में डाल देती है। लक्ष्मी, मैं चलती हूँ अब। और हाँ, वैभव ने वो पेन फ्रिज के ऊपर रखने को कहा है। क्यों कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर तुम याद रख कर वो काम कर लेना। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। प्लीज साड़ी पहनना जरूर, आई होप आपको पसंद आएगी। गौरी ने खड़े होते हुए लक्ष्मी की सास से कहा। हाँ बेटा, जरूर पहनूंगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तोहफों के लालच में गौरी को आते जाते रहना बेटी, कहकर लक्ष्मी की सास विदा करती है। उधर वैभव बेचैन होकर 1 घंटे पहले ही कॉफी शॉप पहुंच जाता है। गौरी को आते हुए देख वो झट से खड़ा होकर गौरी से पूछता है, कोई बात बनी गौरी? पता लगा क्या हो रहा है लक्ष्मी के साथ? अरे अरे, काम डाउन वैभव, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सीधा लक्ष्मी के घर से यहाँ आई हूँ, इसीलिए मैंने भी नहीं पढ़ा है। लक्ष्मी ने कुछ लिख कर दिया है। वो क्या? तो जल्दी दो ना गौरी। गौरी वैभव के हाथ में लक्ष्मी का दिया हुआ कागज थमा देती है। पढ़ते पढ़ते वैभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ वैभव? क्या लिखा है लक्ष्मी ने? कुछ बताओगे मुझे भी? वैभव वो कागज गौरी को पकड़ा देता है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते ही गौरी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। गौरी, तुमने वो पेन लक्ष्मी को किसी ऐसी जगह रखने को कहा क्या जिससे उसके घर का कोना कोना देखा जा सके? वैभव ने गौरी को पूछा। हाँ वैभव, लक्ष्मी के किचन के बाहर फ्रिज रखा हुआ है, इसीलिए मैंने उसे वो पेन फ्रिज पर रखने को कहा था। पर तुमने ऐसा करने को क्यों कहा? इसीलिए कि मैंने पेन नहीं, पेन कैमरा भेजा था, जिससे लक्ष्मी के घर में उसके साथ जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और तुम वो पेन वापस ले आना ताकि हम देख सके वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और सबूत भी हो जाएगा हमारे पास में। यही सोचकर तुम्हें पेन देकर भेजा था, पर हमें लक्ष्मी ने खुद ही बता दिया कि वो खुश नहीं है वहां पर। चिंता के भाव वैभव के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है वैभव, मैं 1-2 दिन में फिर से जाकर वो पेन लेकर आ जाऊंगी, ताकि हम कुछ सबूत और इकट्ठा कर लेते हैं इसके ससुराल वालों के खिलाफ, कहते हुए गौरी वैभव को तसल्ली देती है। इधर 2 दिन तक लक्ष्मी को गौरी के आने का इंतजार रहता है। वो भी उस कैद खाने से आजाद होना चाहती थी।
बस अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाना है, यही सोचती रहती थी। अब वैभव गौरी को स्पाई कैमरा देकर भेजता है लक्ष्मी के घर, ताकि पैन कैमरा लाने के बाद वहां रखाए, ताकि उसके साथ वहां कुछ बुरा हो उससे पहले वो पहुंच जाए। मोबाइल में देखकर गौरी लक्ष्मी के घर जाकर मौका देखते ही स्पाई कैमरा लक्ष्मी को दे देती है। किसी ऐसी जगह पर लगाए ताकि तुम्हारे ससुराल वालों की हरकतों पर नजर रखी जा सके और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी इकट्ठा हो सके और तुम्हें यहाँ से ले जाने की हमारी कोशिश में कामयाब हो सके। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे गौरी। लक्ष्मी गौरी को वो पेन देते हुए धन्यवाद देती है। तभी गौरी लक्ष्मी का हाथ थामती है और लक्ष्मी की करहा निकलती है। क्या हुआ लक्ष्मी? गौरी को लक्ष्मी के हाथ में लाल निशान दिखते हैं जलने के। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खाना बनाते हुए जल गया था। लक्ष्मी अपनी सास को आता देख बहाना कर झूठ बोल देती है। गौरी वहां से चली जाती है और लक्ष्मी मौका देखते ही कैमरे को एक फोटो में लगा देती है। गौरी जब वैभव को पेन कैमरा देती है तो वैभव उसमें हुए लक्ष्मी के घर पर हो रही दिनचर्या को देखता है। वैभव हैरान हो जाता है, आखिर कोई कैसे इतना सहन कर सकता है, वो भी लक्ष्मी जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी है और कभी कॉलेज में कई लड़कियों की प्रेरणा होती थी। वैभव की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने देखा कि उसकी लक्ष्मी गोपाल के घर आने पर चाय लेकर आई तो गोपाल ने कहा कि चाय तो ठंडी हो चुकी है। इस पर वो कप के अंदर लक्ष्मी का हाथ डाल देता है और लक्ष्मी की चिल्लाहट सुनने वाला कोई नहीं है। ऊपर से सास ताने दे रही थी कि माँ बाप ने मरने से पहले बेटी के लिए कुछ नहीं सोचा, मनुष्य खा गई मेरे घर को। एक से एक दहेज देने वाले रिश्ते आए थे, पर तुम्हारी जिद ने की इसी लड़की को ब्याह के लाना है, पर ऐसी लड़की हमारे पल्ले पड़ी है। इसके चाचा चाची ने उनकी मनोहियत हमारे मत्थे डाल दी है। अरे माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मरे जा रहा था इससे ब्याह करने को? मुझे तो इसका गुरूर तोड़ना था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? शादी से पहले भाग रही थी ये। इसके चाचा ने मुझे सब बता दिया था, इसीलिए तो तब से लेकर आज तक इसके ऊपर नजर रखता हूँ कि जो लड़की भाग सकती है ब्याह पहले तो अभी भी भाग ना जाए। बहु जानता हूँ ऐसी लड़कियों को बहुत यार होते हैं इन जैसी लड़कियों के। खबरदार जो मेरे चरित्र पर सवाल किया तो वरना। लक्ष्मी ने चिल्लाते हुए गोपाल से कहा। वरना? वरना क्या कर लेगी तू? देख रहा हूँ बहु जबान निकलने लग गई है आजकल, जब से इसकी वो सहेली का आना जाना लगा है ना घर पर, तब से देख रहा हूँ इस मनहूस के पर निकलने लग गई है। काटने पड़ेंगे अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो उसने। कहते हुए गोपाल कमरे में चला जाता है और अपने जले हाथों से घर का काम कर रही होती है लक्ष्मी। ये सब देखकर वैभव खुद को रोक नहीं पाता। गौरी उसे समझाती है कि बस थोड़े दिन की बात है, एक बार लक्ष्मी वहां से निकल जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। अब तक वो अकेली थी, पर अब हम सब उसके साथ हैं, इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। गौरी वैभव को सांत्वना देते हुए कहती है, पर वो खुद को भी नहीं रोक पाती है। वैभव के पास ये सबूत तो इकट्ठा हो ही जाता है, पर वो चाहता है कि 2-3 दिन लक्ष्मी वहां और रहे, ताकि स्पाई कैमरे में उसके ससुराल वालों के दिए अत्याचार और अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि पुलिस को दिखाने के लिए कुछ ठोस सबूत उनके पास में हो। उधर लक्ष्मी सारे अत्याचार सहन करती है, पर एक आस है उसे कि अब सब कुछ ठीक होगा जल्दी ही। बस इतना सहा, थोड़ा और सह लेगी। आखिर उसे अपने सारे सपने पूरे करके अपने बच्चे को नया जीवन देना है। बस एक बार वो गौरी और वैभव की सहायता से इस पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, फिर तो मुड़कर भी इस कैद भरी जिंदगी को नहीं देखना है। लक्ष्मी खाना बनाकर गोपाल के लिए लाती है। सब्जी में नमक डालना भूल जाती है तो गोपाल उसे गुस्से में चिल्लाकर धक्का देता है और वो सीधा पेट के बल गिर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या कर दिया तूने? पता नहीं वो पेट से है। गुस्से में कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गोपाल को उसकी माँ कहती हुई लक्ष्मी के पास जाती है। इधर लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। मैंने कहा था ना तुझे, जिसका डर था वही हुआ। अब जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल, नहीं तो अगर ये मर गई
तो जेल जाने से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बच्चा तो मुझे नहीं लग रहा कि जिंदा है। पेट पर हाथ लगाते हुए गोपाल की मां ने कहा। गोपाल जल्दी से अपनी पहचान वाली डॉक्टर को फोन मिलाता है और कार में लक्ष्मी को लिटाता है। और उधर गौरी लक्ष्मी को मिलने आती है तो लक्ष्मी को बेहोश देखकर घबरा जाती है। वो कुछ पूछती उससे पहले लक्ष्मी की सास गौरी को कहती है कि लक्ष्मी का पैर फिसल गया है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रही हैं। तुम अभी अपने घर जाओ, बाद में मिलने आना, कहते हुए कार में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर उनकी कार का पीछा करती है और वैभव को फोन करके अपने फोन की लोकेशन भेजती है कि जहां उसकी लोकेशन दिखे वहीं पहुंचकर उसे फोन करना। लक्ष्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो उसे लेकर अस्पताल जाने का बोल रही है। वैभव गौरी के लिए लोकेशन पर पहुंचता है। तभी गौरी उसे एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है। क्या हुआ लक्ष्मी को? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम अंदर गई क्या? नहीं वैभव, मैं बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अब वक्त आ गया है कोई स्टेप उठाने का। हम सब सीधा पुलिस को लेकर अंदर जाएंगे। बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि वो सबूत दिखा पाऊं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंचती है। वैभव और गौरी पुलिस को घरेलू हिंसा की शिकायत करते हैं और लक्ष्मी के साथ जो अत्याचार हुए उस पैन कैमरा में कैद वो क्लिप्स दिखाती हैं और अस्पताल में अंदर चलने के लिए कहती हैं कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। पुलिस दोनों के साथ अस्पताल के अंदर प्रवेश करती है। अस्पताल में पुलिस को देख सब घबरा जाते हैं। पुलिस रिसेप्शन से लक्ष्मी के रूम का पता करती है। वहां से पता चलता है कि लक्ष्मी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गई है। पैर फिसल जाने के कारण उसका बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया है, इसीलिए उसे यहाँ लाए। तब तक लक्ष्मी के शरीर में भी जहर फैल चुका था। डॉक्टर नेहा ने कहा भी था ये पुलिस केस है, पर एक बार लक्ष्मी का इलाज हो जाए उसके बाद वो कुछ निर्णय लेगी। कहते हुए वो जल्दी से लक्ष्मी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। पुलिस ने उस लड़की के बयान को भी दर्ज कर लिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। इधर वैभव का रो रो कर बुरा हाल है। बच तो जाएगी ना मेरी लक्ष्मी, बस यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। वैभव और गौरी पुलिस के पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर तक जाती हैं। लक्ष्मी की सास और पति वहां बैठा हुआ था। वैभव को उनको देखते ही गुस्सा आता है, पर गौरी उसे उसके गुस्से को काबू करने के लिए कहती है। इधर पुलिस को देखते ही लक्ष्मी की सास और गोपाल घबरा जाते हैं और पुलिस के कुछ कहने से पहले ही सफाई देने लगते हैं कि हम आपको फोन करके बताना ही चाह रहे थे जब डॉक्टर साहिबा ने कहा कि यह पुलिस केस है, पर हमने सोचा कि पहले लक्ष्मी का इलाज हो जाए, उसके बाद हम खुद आपको फोन करके बता देंगे। गोपाल के ऐसे कहते ही वैभव को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इतने में पुलिस वैभव को गोपाल से अलग करती है और कहती है कि पुलिस को उसका काम करने दो। पुलिस गोपाल से लक्ष्मी के साथ हुई घटना के बारे में पूछती है। तभी गोपाल की मां बीच में ही बोल देती है कि पैर फिसल गया साहब जी। चुप रहे माँ जी आप, जब आपसे पूछा जाएगा तब जवाब देना आप, अभी मुझे इनसे बात करनी है, पुलिस ने डांटते हुए कहा। तो सच सच बताओ क्या हुआ था लक्ष्मी के साथ जिससे उसे अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा? पुलिस ने धमकाते हुए गोपाल से पूछा। कहा ना सर, पैर फिसल गया उसका, मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चे को भला मैं क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? आखिर पहली बार बाप बनने जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत दुख है अपने बच्चे को खो देने का। झूठा रोना रोते हुए आंखों में आंसू दिखाते हुए गोपाल ने कहा। चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू, यहाँ कोई काम नहीं आने वाले। वैभव ने चिल्लाते हुए गोपाल से कहा। तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों ये मेरे और लक्ष्मी के पीछे पड़ा है? तुम्हें तो मैं देख लूंगा, गोपाल ने वैभव को धमकी देते हुए कहा। तुम क्या देखोगे, अब तो तुम्हें पुलिस और जेल देखनी है।
मैं लक्ष्मी का दोस्त हूँ, कॉलेज का। और मेरे कहने पर ही गौरी तुम्हारे घर आई थी। कैसे कैसे तुमने लक्ष्मी को परेशान किया है, उन सब का अब मैं हिसाब लूंगा। एक हंसती खेलती लड़की की कैसे तुमने जिंदगी खराब कर दी। अरे वो तो फिर भी अपने रिश्ते निभा रही थी, पर तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं निकले, चिल्लाते हुए वैभव ने कहा। देखा इंस्पेक्टर साहब, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और इन्होंने मिलकर तो कहीं मेरे बच्चे को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की, ताकि ये दोनों आराम से मजे कर सके। अब तो मुझे शक है इन्होंने ही मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। चुप करो, इतनी घटिया सोच अपनी पत्नी के लिए। अरे मैं तो कॉलेज के बाद से लेकर अब तक मिला भी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब लक्ष्मी से। थोड़े दिन पहले ही तो विदेश से आया। वहां से आने पर पता लगा उसकी शादी हो गई, तो मिलने के लिए उसके घर गया। वहां जाके पता चला उसके पापा मम्मी का देहांत हो चुका है, और उस बीच ही उसकी शादी करवा दी गई। तो लगा इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। फिर मैंने गौरी से फोन करके पूछा, तो गौरी को भी लक्ष्मी की कोई खबर नहीं थी। तो थोड़ा अजीब लगा कि गौरी लक्ष्मी की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे ही नहीं पता कुछ उसके बारे में। तो मन में एक शक हुआ कि क्या वो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा मिलनसार लड़की थी, सबसे खुश रहती थी। तो उसने अपनी शादी में किसी को भी क्यों नहीं बुलाया, और क्यों नहीं किसी भी सहेली से संपर्क में रही। यही शक के आधार पर मैंने गौरी को भेजकर खोजबीन शुरू की, और वही हुआ जिसका मुझे शक था। इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ घरेलू हिंसा और दहेज न देने के कारण अत्याचार हुआ है। इसके आगे के सारे सबूत आपको मैंने पैन कैमरा में दिखा ही दिए हैं। वैभव ने बिना रुके इंस्पेक्टर को सब बता दिया। पैन कैमरा मतलब तुम मेरे घर तक पहुंच गए और मुझे पता भी नहीं मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था, गोपाल ने वैभव को चिल्लाते हुए कहा। तभी गौरी बीच में आई। इंस्पेक्टर साहब, वो कैमरा मैंने लक्ष्मी के घर रखा था। वैभव तो कभी लक्ष्मी के घर गया ही नहीं। इतने में डॉक्टर नेहा ओटी से निकल कर आती है। वैभव भागा हुआ डॉक्टर नेहा के पास जाता है। कैसी है लक्ष्मी की हालत अब? हमने बॉडी में फैले संक्रमण से तो लक्ष्मी को बचा लिया है, पर उसके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अस्पताल आते आते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। अब आप सबसे गुजारिश है, लक्ष्मी की मानसिक हालत बहुत खराब है। उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। एक माँ के लिए उसके बच्चे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है। इसीलिए उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करे जिससे वो डिप्रेशन में चली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुश रखने की कोशिश करना, और हाँ, एक एक करके मिलने जा सकते हो। अब वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने वैभव से कहा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी पहले लगा था आपको सूचित करूं, लेकिन लक्ष्मी की हालत देखकर पहले मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, इसीलिए माफ़ी चाहूंगी, डॉक्टर नेहा ने इंस्पेक्टर से कहा। अरे नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इंसानियत का फर्ज पहले निभाया, और मुझे खुशी है आप जैसे डॉक्टर पर जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। अब मुझे आपका बयान लेना है, इंस्पेक्टर ने डॉक्टर नेहा से कहा। जी जरूर, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, नेहा ने इंस्पेक्टर से कहा। गोपाल ने सोचा आज तो वो फंसने वाला है। इससे पहले कि लक्ष्मी इन्हें कुछ बताए, मैं उससे मिलकर उसे अपनी तरफ कर लेता हूँ, और लक्ष्मी से मिलने के लिए इंस्पेक्टर से इजाज़त मांगता है। इंस्पेक्टर हाँ करते हैं। उससे पहले वैभव बीच में टोक देता है। सर, मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी साथ में जाए, या अपने किसी बंदे को इसके साथ अंदर भेजे। इंस्पेक्टर को भी लगा वैभव ठीक कह रहा है। वो खुद गोपाल के साथ लक्ष्मी से मिलने जाते हैं।
लक्ष्मी, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे प्यार को शायद किसी की नजर लग गई। गोपाल इंस्पेक्टर को साथ देखकर ड्रामे करता हुआ लक्ष्मी के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए धीरे से कहता है, खबरदार जो सच बताया तो, वरना वो हाल करूंगा कि कभी सोच भी नहीं सकती हो। कहते हुए फिर झूठी हमदर्दी दिखाना शुरू कर देता है। लक्ष्मी दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप लेट जाती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी अभी इस दर्द से निकल भी नहीं पा रही है और हम उसे आराम करने देते हैं। आप बाद में आना, अभी लक्ष्मी को आराम की सख्त जरूरत है। और आपको कहा ना, पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। अगर कुछ और बात होती तो लक्ष्मी आपको बताती जरूर। अच्छा लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना, कोई जरूरत हो तो हम बाहर हैं, बुला लेना। झूठे ही लक्ष्मी का हाथ पकड़कर गोपाल ने पुलिस के सामने ये दिखाया कि उसे लक्ष्मी की बहुत परवाह है। उधर पुलिस और गोपाल बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर नेहा इंस्पेक्टर को अपना बयान लेने के लिए कहती है, माफ करना इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधे घंटे बाद फिर ओटी में जाना होगा, इसीलिए आपको जो पूछना है अभी पूछ लीजिए। अच्छा, जितना मुझे पता है मैं खुद आपको बताती हूँ, नेहा ने पुलिस से कहा। जब लक्ष्मी को यहाँ लाया गया वो बेहोशी की हालत में थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो चुकी थी। इसीलिए तुरंत हम उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। उसके बाद मैंने ऑपरेशन से लक्ष्मी को तो बचा लिया, पर उसका बच्चा मरा हुआ था। लेकिन लक्ष्मी के शरीर पर कई चोट के निशान भी है, जिससे ये लगता है कि उसके साथ मारपीट होती है। इसके साथ ही उसके साथ जबरदस्ती भी हुई है। उसके निशान भी उसके शरीर पर पाए गए हैं। इसीलिए मैं आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए ये बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर और डॉक्टर को दूर से बातें करते देख गोपाल के दिमाग में शक हो जाता है कि आज उसको कोई नहीं बचा सकता है। इससे पहले कि कुछ हो वो यहाँ से भाग जाए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। थोड़े दिन बाद मामला शांत होते ही वो लक्ष्मी से बयान दिला देगा कि उसके साथ उसका अच्छा संबंध है और केस रफा दफा हो जाएगा। जैसे ही गोपाल भागने की कोशिश करता है, वैभव और पुलिस उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेती है। अभी तक मैं सिर्फ सबसे बयान ले रहा था, पर तुम्हारे भागने पर तुमने ये बता दिया कि तुम गुनहगार हो, इंस्पेक्टर ने गोपाल को हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहा। वैभव, तुम्हारे सबूत और डॉक्टर नेहा के दिए गए बयान के आधार पर बहुत है इसे जेल की सलाखों के पीछे धकेलने को, मगर फिर भी अब मैं लक्ष्मी का एक बार बयान और लूंगा। उसी के हाथ में है इसे पूरी तरह से सजा दिलाना, वैभव से कहा इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर गोपाल, वैभव, गौरी और गोपाल की माँ चारों को अंदर लक्ष्मी के सामने लेकर जाती है। इंस्पेक्टर लक्ष्मी के पास जाकर उसे उसके साथ आखिर क्या हादसा हुआ पूछ रहे थे। तभी लक्ष्मी गोपाल को देखकर डरने जैसे भाव बना लेती है। खुलकर बोलो लक्ष्मी, अगर आज नहीं कुछ कहोगी तो हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद हो जाओगी। हमने जो मेहनत की है उस पर पानी मत फेरना। तुम्हें किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद है ना तुम्हें, कॉलेज में तुम ही कहा करती थी कि जुल्म करने से ज़्यादा गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है, और आज तुम भी वही कर रही हो। अगर अपनी नहीं तो उस मासूम बच्चे के लिए लड़ना और उसे इंसाफ दिलाना जो दुनिया में आना चाहता था, और उससे पहले उसने अपनी माँ को और एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। ये सुनते ही लक्ष्मी को हिम्मत मिलती है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ये मेरे होने वाले बच्चे का खूनी है। इसने मेरे बच्चे, मेरे सपने सबको मार दिया। सोचा था अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, उसे और खुद को एक नई जिंदगी दूंगी, पर मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले छीन लिया गया। रोते रोते लक्ष्मी ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है? गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा सबूत मैं खुद हूँ इंस्पेक्टर साहब। आज तक मैंने इस आदमी की सारी गलतियों को माफ किया, बस इसीलिए कि ये मेरे होने वाले बच्चे का पिता था, और मुझे लगा शायद बच्चे के आने से हमारे रिश्ते में बदलाव आएगा। पर यह आदमी कभी नहीं सुधरा। रोज शराब पीकर आना, मारना, जबरदस्ती करना,
चाय थोड़ी सी भी गर्म नहीं होती तो उस कप में मेरा हाथ डालकर जला देना। ये सब इसके लिए मामूली बात है, पर यह अत्याचार मुझ पर रोज होता था। ऊपर से सास के ताने, इसकी हर गलत हरकतों में सहयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मनहूस होने का दिन भर ताने देना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बना दिया इन्होंने। यहाँ तक कि कहीं बाहर नहीं जाने देना, ना किसी से मिलना जुलना, सब बंद करा दिया मेरा। ये तो गौरी और वैभव का भला हो जो भगवान ने इन्हें फरिश्ते बनाकर मेरे लिए भेजा, वरना आज फिर मैं इसके डर से उसी दुनिया में फिर से जाने ही वाली थी। इसके अलावा एक सबूत और भी है मेरे पास। और क्या है लक्ष्मी? वैभव ने पूछा। भूल गए वैभव? गौरी चुपके से स्पाई कैमरा देकर गई थी। मैंने उसे लगा दिया था, इसीलिए लगाया था कि तब तक मुझे इन लोगों से बदला नहीं लेना था, पर अपने बच्चे को दूर लेकर कहीं चले जाने का था। अगर ये लोग रोकते तो वो सबूत दिखाकर उससे इनको थोड़ा दबाकर भाग जाती, पर अब मैं इनको इनके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि अब ये हत्यारे हैं मेरे बच्चे के। ओह हाँ, मैं भूल गया था इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अपने कांस्टेबल को भेजकर लक्ष्मी के घर से वो कैमरा लाने की इजाज़त दें, ताकि बचा हुआ सबूत भी बिना रुकावट आपको मिल जाए। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को वैभव के साथ भेजने की इजाज़त दे देते हैं। घर की चाबी गोपाल से लेकर इंस्पेक्टर वैभव को कहते हैं कि अगर चाबी ना लगे तो ताला तोड़ने की भी अनुमति है। धन्यवाद सर, कहते हुए वैभव लक्ष्मी के घर चला जाता है और उधर पुलिस गोपाल और उसकी मां को गिरफ्तार करके चले जाते हैं। गौरी लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए अस्पताल ही रुक जाती है और वैभव अपनी मम्मी को अस्पताल भेज देता है। लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए वैभव की मां मीरा को पता होता है कि उसका बेटा लक्ष्मी को कॉलेज के समय से ही कितना पसंद करता है, और आज तक इतने रिश्ते आने के बाद भी कभी किसी लड़की को देखने नहीं गया ही नहीं, किसी भी लड़की में कोई भी दिलचस्पी दिखाई भी नहीं। वैभव पुलिस स्टेशन वो स्पाई कैमरा लेकर पहुंचता है। सबूत देखने के बाद गोपाल और उसके मां के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज हो जाता है। वहीं गोपाल पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और बच्चे को मारने और लक्ष्मी को भी मारने की कोशिश करने का केस दर्ज हो जाता है। वैभव गोपाल को अब कोर्ट में मिलने का कहकर जाता है। गोपाल तीखी नजरों से वैभव को देख रहा होता है। तभी वैभव के पास गौरी का फोन आता है कि अस्पताल आ जाओ, आज डॉक्टर लक्ष्मी को डिस्चार्ज कर रही है और लक्ष्मी हमारे साथ आने को मना कर रही है। वैभव अस्पताल के लिए रवाना होता है। अस्पताल पहुंचते ही वैभव लक्ष्मी को उसके घर चलने को कहता है। वैभव और गौरी, तुम दोनों के कारण आज मैं आजाद हुई हूँ अब, और तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ मैं। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक मदद और कर दो मुझे अच्छी सी जगह, एक कमरा किराए पर दिला दो और कहीं जॉब लगवा दो। मैं जॉब करते हुए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, और जो सपना मैंने और मेरे पापा ने देखा था मेरा डॉक्टर बनने का, उसे अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो इतनी मदद और कर दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है बेटा, हमारे घर ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं तुम वहाँ रह लेना, और जॉब लगते ही किराया देना शुरू कर देना। मुझे खुशी है कि तुम अपनी खुददारी में जीना चाहती हो, और उसमें हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे, वैभव की माँ मीरा जी ने कहा। और बस मेरा फैसला आखिरी फैसला है। मीरा जी ने हंसते हुए लक्ष्मी को गले लगा लिया और वो लक्ष्मी को अपने घर ले जाती है। लक्ष्मी के लिए मीरा जी कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती हैं और रसोई का सामान भी, जिससे वो अपना खाना बना सके। तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे हिसाब में जोड़ दूंगी सब। नौकरी मिलते ही सबका हिसाब ले लूंगी। लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले मीरा जी ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मी को भी मीरा जी को देखकर अपनी माँ पल्लवी की याद आती थी। मीरा भी लक्ष्मी को इतना प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का। लक्ष्मी भी धीरे धीरे अपने साथ हुए अन्याय को भूल रही थी, बस अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। लक्ष्मी, याद है ना तुम्हें, कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। और उनका वकील जो पूछे सबका बेबाकी से जवाब देना है। वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन हमारे पास ठोस सबूत है उन्हें सजा दिलवाने के लिए। वैभव ने लक्ष्मी को ऑफिस से आने के बाद याद दिलाया। बिल्कुल वैभव, अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक काम और बाकी है जो भी कल करके मैं इस रिश्ते से भी पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगी। लगे हाथों वो काम भी कल ही करना है मुझे। क्या काम है ऐसा जो तुम्हें कल ही करना है, जरा मुझे भी बताना। वैभव ने लक्ष्मी को हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि वो खुश भी था कि लक्ष्मी अब अपने लिए स्टेप्स लेना सीख रही है। तलाक, गोपाल से तलाक चाहिए मुझे। वैभव, मुझे पता है अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तलाक लेकर सिक्योर होना चाहती हूँ। इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह से उसका नाम जुड़े, और कल के कल ही मैं ये काम करना चाहती हूँ। एक अलग सा गुस्सा लक्ष्मी के चेहरे पर था। तभी वैभव उसे पानी लाकर देता है। शांत हो जाओ लक्ष्मी, तुम जो चाहोगी वही होगा। अभी तुम आराम करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने बॉस से बात कर ली है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर वो खुश हुए और तुम सोमवार से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। क्या सच में वैभव? लक्ष्मी खुशी से झूम उठी और वैभव उसे बस देखे जा रहा था। काफी दिनों से पहली बार लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान जो थी। अगली सुबह नई उम्मीद और नई रोशनी की सुबह थी। लक्ष्मी ने कोर्ट में वो सारे सबूत जो उसके पति और सास के खिलाफ थे वो पेश किए, साथ ही अपने बच्चे को खो देने की मेडिकल रिपोर्ट भी। सारे सबूत गोपाल और उसकी मां को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त थे। इसीलिए कोर्ट ने लक्ष्मी की सास को 2 साल की सजा और गोपाल को यौन दुर्व्यवहार, बच्चे और उसकी मां की हत्या की कोशिश के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। जज साहब, मैं एक बात और रखना चाहती हूँ सबके सामने, मुझे इस आदमी से तलाक भी चाहिए। लक्ष्मी ने कोर्ट में जज साहब और अपने वकील के सामने ये भी अपील रख दी। क्योंकि गोपाल पर लक्ष्मी के खिलाफ गुस्सा था तो उसने भी एक पल की देरी किए बिना कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जज साहब ने गोपाल को लक्ष्मी को तलाक के बाद देने वाली धनराशि का आदेश भी दे दिया। आज लक्ष्मी को आजादी का अनुभव हो रहा था। गौरी और वैभव उसके साथ ही थे। वो दोनों को उसकी जिंदगी में आए बदलाव के लिए धन्यवाद देती है। आज कॉफी मेरी तरफ से। लक्ष्मी ने वैभव और गौरी को बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हें डबल पार्टी देनी है। अपनी आज़ादी के साथ साथ नौकरी मिलने की भी, तो सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा। हंसते हुए गौरी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहली सैलरी मिलते ही पक्का बाहर खाना खाएंगे। आज तो सिर्फ कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा। खुशी से झूमते हुए लक्ष्मी ने कहा। वैभव तो बस जैसे लक्ष्मी को ही देखे जा रहा था। तो चले अब, लक्ष्मी ने दोनों को कहा और तीनों कॉफी पीने चले जाते हैं। कॉफी पीने के बाद वैभव लक्ष्मी को घर छोड़कर गौरी को उसके घर छोड़ने निकल जाता है। अब तो कह दो लक्ष्मी को अपने दिल की बात, या बस उसे देखते ही रहना है जैसे कॉफी शॉप में घूर रहे थे हर थोड़ी देर में। गौरी ने वैभव को हंसते हुए कहा। गौरी की बच्ची, कितना ध्यान देती हो तुम, वैभव ने हंसते हुए कहा। पर अभी नहीं गौरी, अभी उसे लगेगा मैं उस पर कोई हमदर्दी दिखा रहा हूँ या तरस खा रहा हूँ। उसे सबसे पहले उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने दो और अपने सपने पूरा करने की जो उम्मीद और जज्बा उसमें जगा है वो जज्बा कायम रहने दो, ताकि फिर किसी मोड़ पर किसी भी तरह खुद को अकेला या कमजोर ना समझे। हर बार किस्मत मौका नहीं देती। अब उसे अपने अस्तित्व को एक पहचान देनी होगी। और शादी का क्या, मैं तो
उसके लिए उसका ताउम्र इंतजार करने को तैयार हूँ। वो अब हमारे साथ है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है गौरी। मुझे कोई जल्दी नहीं है लक्ष्मी से शादी की बात करने के लिए। अब बस मुझे लक्ष्मी को उस ऊंचाई पर देखना है जिसके सपने वो शुरू से देखती थी। बातें करते करते कब गौरी का घर आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा वैभव, मिलते हैं फिर। और मुझे खुशी है कि तुम जैसा हमसफर लक्ष्मी को मिला, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे बेपनाह प्यार किया है। काश सब लड़कियों को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले, कहते हुए चली जाती है। वैभव ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब घर लौट कर आता है तो घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। खाना देखते ही वैभव टूट पड़ता है खाने पर, जैसे कई दिनों से आज उसने जी भरकर खाना खाया हो। क्या बात है माँ, आज सब मेरे पसंद का खाना बनाया है आपने। आज कुछ स्पेशल है क्या, कहते हुए वैभव फिर से खाना खाने लग जाता है। बेटा, आज का खाना मैंने नहीं, लक्ष्मी ने बनाया है हमारे लिए। उसी ने ये सब बनाकर भेजा है। लक्ष्मी ने? उसे कैसे पता? मुझे खाने में ये सब पसंद है माँ। वैभव अचंभित होते हुए मीरा जी से पूछता है। अरे बेटा, वही तो। मुझे भी खाना देखते हुए पहले ये लगा था कि तुम्हें जो पसंद है वही सब लक्ष्मी को कैसे पता। फिर एक औरत के अंतर्मन को पढ़ा तो लगा कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसके पसंद और नापसंद सबका ख्याल होता है हमें। और लक्ष्मी तुम्हें बहुत प्रेम करती है वैभव, बस वो शायद अभी ये जानती नहीं। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन तू उसे मेरे घर की बहू बनाकर लाएगा। सच माँ, आपको लगता है लक्ष्मी के मन में मेरे लिए कुछ भावनाएं है? और अगर है तो भी अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मैं उसे कभी शादी का प्रस्ताव नहीं रखूंगा, वरना उसे लगेगा कि मैं भी उन मर्दों में से हूँ जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम शायद सही कह रहे हो। अभी उसे वक्त दो संभलने का और अपने लिए कुछ कर गुजरने का। धीरे धीरे वक्त के साथ वो जख्म भी भूल जाएगी जो जिंदगी से उसे मिले हैं, और ये सब पूरी तरह भूल जाने पर ही वो कोई रिश्ता निभा पाएगी। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। अरे माँ, कल संडे है, शायद आप बूढ़ी हो रही है, मीरा जी को छेड़ते हुए वैभव ने कहा। अच्छा तो फिर क्यों ना हम कोई मूवी देखे, मीरा जी ने वैभव से कहा। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं है फिर से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने की। कोई बात नहीं, तुम मत देखो, मैं लक्ष्मी को बुला लेती हूँ, वो मेरे साथ देख लेगी। कहते हुए मीरा जी लक्ष्मी को आवाज लगाती है। लक्ष्मी मीरा जी की आवाज सुन नीचे आती है। जी आंटी, बुलाया आपने, कोई काम था? हाँ बेटा, सबसे पहले तो धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। अब सोच रही हूँ परसों से तुम भी ऑफिस चली जाओगी और तुम दोनों के पास मेरे लिए फिर टाइम कहाँ होगा। तो कल संडे है, आज मेरे साथ फिल्म देखोगी? बिल्कुल आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं लक्ष्मी, हाँ मत कहो। तुम्हें नहीं पता माँ कौन सी फिल्म देखेगी? फिल्म का नाम आते ही ले दे के इन्हें सिर्फ एक ही मूवी देखनी होती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं तो थक गया वो फिल्म देखते देखते। अरे आंटी, वो फिल्म तो मैं आपके साथ जरूर देखूंगी, मेरी भी वो पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और तुम्हें पता है ना वैभव, कॉलेज के टाइम से ही काजोल का भूत सवार था मुझ पर। चलिए माँ जी, हम फिल्म देखते हैं। वैभव सोचता है फिल्म देखने का मन तो नहीं, पर इसी बहाने लक्ष्मी को देखने का मौका वो नहीं गवाएगा। चलो, जब दोनों को देखना है तो फिर मैं भी देख ही लेता हूँ, वैभव ने झूठा दिखावा करते हुए अंदर की खुशी को छुपाते हुए कहा। दोनों फिल्म देख रही होती है और वैभव बिना लक्ष्मी को पता चले बस उसे ही निहार रहा था और बस यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूं। लक्ष्मी के लिए उसका प्यार और गहरा हो गया था। फिल्म देखते देखते लक्ष्मी मीरा जी की गोद में सो जाती है। सुबह होते ही लक्ष्मी देखती है कि वो अब तक मीरा जी की गोद में ही सो रही थी। उसे अजीब लगा कि उसकी वजह से पूरी रात मीरा जी बैठे बैठे ही सोई है। वो उठकर उन्हें सीधा लिटा देती है और सोचने लग जाती है कि आज उसकी माँ की कमी पूरी हो गई। मीरा जी के रूप में उसे माँ मिल गई है, जो बिल्कुल पल्लवी माँ की तरह ही है। अपने माता पिता को याद करके उसके जहन में वो बात आती है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो चाचा चाची छुपा रहे थे। थोड़ी देर में मीरा जी भी उठ जाती है।
और लक्ष्मी वैभव और मीरा जी के लिए चाय बना कर लाती है। अरे बेटा, मैं अभी बना लेती, तुमने क्यों तकलीफ की? आंटी, ये तकलीफ नहीं, एक बेटी का प्यार है जो अपनी माँ के लिए निकल रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आज से आपको माँ कह सकती हूँ। लक्ष्मी ने मीरा जी के पैर छूते हुए कहा। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम बेशक मुझे माँ कहो, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। आखिर बेटी की कमी थी जो भगवान ने तुम्हें देकर वो भी कमी पूरी कर दी। वैभव दोनों को दूर से देख रहा था और खुश था बहुत कि लक्ष्मी ने सुबह की नई शुरुआत से सकारात्मक रहते हुए नई पहल की है। बस बेटी क्या मिली, आप तो मुझे भूल ही जाओगी ऐसा लग रहा है, मुझे वैभव ने मुंह बनाते हुए दोनों को छेड़ते हुए कहा। माँ, आपको जलने की बदबू नहीं आई? लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा और तीनों हंसने लग जाती हैं। वैभव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जब फ्री हो तब बताना, मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत आवश्यकता है। कहो लक्ष्मी, मैं फ्री हूँ हमेशा तुम्हारे लिए। ऐसा कभी मत सोचना, हमारी दोस्ती में पूछने जैसी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तुम कभी भी मुझसे मदद हो या कोई भी काम बिना झिझक कह सकती हो। मुझे अपने माता पिता का घर चाहिए वैभव। अगर चाचा चाची सच में प्यार से रहते तो मैं कभी अपना हक नहीं मांगती, लेकिन मुझे बर्बाद करने में आधा हाथ उन लोगों का भी है। तुम कैसे इतना यकीन से कह रही हो लक्ष्मी? हो सकता है तुम्हारा वहम हो ये। उन्होंने थोड़ा सोचा होगा गोपाल और उसकी माँ कैसे निकलेंगे। नहीं वैभव, शक के आधार पर नहीं कह रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब मम्मी पापा का देहांत हुआ उसके 10 दिन बाद ही रिश्तेदारों के जाते ही चाचा चाची के तेवर ही बदल गए। उनका मेरे साथ जो व्यवहार पहले था जब माँ पापा जी जिंदा थे, वो तो गायब ही हो गया और घर में रहने आए जब से मुझे वहाँ के नौकरों से भी बुरा बर्ताव करने लगे। इसके अलावा मेरी शादी की इतनी जल्दी थी उनको कि इतने अच्छे रिश्ते थे तो भी जानबूझकर मेरी शादी गोपाल जैसे शराबी और कम पढ़े लिखे लड़के से करवाई ताकि वो मेरे पापा की संपत्ति पर अपना हक कर ले। और तो और एक बार घर पर वकील को भी बुलवाया। मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। पापा के वसीयतनामे पर लिखा हुआ था कि सारी जायदाद का मालिक लक्ष्मी का होने वाला बच्चा होगा। तब से वो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है और शादी के समय मैंने भागने की कोशिश भी की तो मुझे धमकाकर ऐसे व्यक्ति के साथ बांधा जो आगे जाकर इनके मार्ग में रोड़ा ना बन पाए। और वैभव, तुम्हें एक बात और बतानी है। चाचा चाची पता नहीं किस राज की बात कर रहे थे कि किसी को पता ना लगे कि ये काम हमने किया है, अपने दोनों के अलावा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। आखिर क्या राज है जो वो मुझसे छिपाना चाहती है? लक्ष्मी ने सारी बातें वैभव को बताई। लक्ष्मी, एक बात कहूँ तुम्हें, शक तो मुझे भी हुआ था जब मैं विदेश से लौटकर सीधा तुम्हारे घर गया था। वहाँ मुझसे उन लोगों ने बात भी नहीं की और निकाल दिया, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ बताया। और मुझे तभी ये शक तो हो गया कि कुछ तो बुरा हुआ है तुम्हारे साथ में, जिससे इन लोगों ने तुम्हारे माता पिता की बरसी का भी इंतजार नहीं किया और तुम्हारी शादी कर दी। और जब गोपाल को देखा तो पूरी तरह से वो शक यकीन में बदल गया कि इन सब ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में भी खड़ा हूँ लक्ष्मी। कल ही हम अपने वकील को भेजते हैं तुम्हारी चाचा के घर, क्योंकि उनकी बेटी के रहते हुए उस घर में कोई नहीं रह सकता। वैभव ने सगुन का हाथ पकड़कर तसल्ली बंधाते हुए कहा। ठीक है वैभव, कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी है और डॉक्टर बनने का मेरे पापा ने जो सपना देखा था उसे हर हाल में पूरा करना है और चाचा चाची से अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है। अब कल से नई शुरुआत होगी मेरे सफर की, लेकिन पहले जैसी डरने वाली लक्ष्मी नहीं, अब एक नई ऊर्जा और पक्के इरादों वाली लक्ष्मी होंगी।
जिन लोगों ने मुझे मनहूस कहा उनके मनहूसियत भरे दिन लाने बाकी है। अब एक आत्मविश्वास के साथ लक्ष्मी ने वैभव से कहा और वैभव के चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह वैभव से पहले तैयार होकर लक्ष्मी नीचे आ जाती है। आखिर ऑफिस का पहला दिन जो है, तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पीले रंग का सूट, खुले बाल, आत्मविश्वास और सुंदर बड़ी आंखें। वैभव तो देखते ही वहीं रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी लक्ष्मी ने चुटकी बजाई। वैभव बाबू, ऑफिस चलने का इरादा भी है या नहीं? आखिर किस सोच में पड़े हो? जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे पहले दिन ही लेट नहीं होना है। और याद है ना, वकील से भी मिलना है। चलो जल्दी अब। अरे हाँ बिल्कुल, कॉलेज वाली लक्ष्मी लग रही हो आज। यही लुक, वही आत्मविश्वास, वही खुशनुमा चेहरा। एक वादा करो मुझसे लक्ष्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चेहरे पर यही आत्मविश्वास और हिम्मत रखोगी हमेशा। मुझे पहले वाली लक्ष्मी को ही देखना है अब हमेशा। मैं वादा करती हूँ वैभव, चाहे कोई भी मुश्किल आएगी, अब डरकर हार नहीं मानेगी ये लक्ष्मी। और अब तो जब डॉक्टर बनूंगी तो हौसला और हिम्मत तो पहले चाहिए। तो अभी से रिहर्सल करना शुरू कर दिया है मैंने, हंसते हुए लक्ष्मी ने कहा। ये हुई ना बात, अब चले मैडम। लेट मैं कर रहा हूँ या तुम? अच्छा रुको 2 मिनट। लक्ष्मी मीरा जी को आवाज लगाती है, माँ जल्दी आओ। उधर से मीरा जी पहले ही दही गुड़ लेकर आती है अपनी बेटी के पहले दिन का शगुन करने के लिए। माँ आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए मुझे, लक्ष्मी ने मीरा जी से कहा। मेरा आशीर्वाद और दुआएं दोनों मेरी बेटी के साथ है, इसीलिए दही गुड़ से अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करो। कहते हुए मीरा जी लक्ष्मी को दही गुड़ खिलाती है और लक्ष्मी की आंखों में प्रेम और खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो मीरा जी के गले लगकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस का पहला दिन और लक्ष्मी को खुशी भी थी और घबराहट भी, पर वह वहां जाकर सारे सहकर्मी उसके दोस्त बन गए। उसे लगा ही नहीं कि ऑफिस में उसका पहला दिन है और वैभव भी साथ था, तो हिम्मत तो पहले से ही आ गई थी। लंच होते ही वो वैभव के केबिन में जाती है। बात हुई वकील से तुम्हारी, कब जाना है घर पर? आज शाम को ऑफिस से छूटते ही हम अपने वकील के साथ तुम्हारे घर चल रहे हैं। बस जल्दी ही अब तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा लक्ष्मी। मैंने वकील साहब से सारी बात कर ली है। प्रॉपर्टी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनकी बेटी हो तो उनको कोई हक नहीं तुम्हारी जायदाद हड़पने का। अब शाम होते ही हम उन्हें सारे नोटिस देने वाले हैं, तुम्हारा घर और जायदाद दोनों को तुम्हें लौटाने का। वैभव कितनी बार धन्यवाद कहूँ तुम्हें। बस अब तो तुम मेरे जीवन में भोलेनाथ जी के भेजे हुए फरिश्ते हो। कहते हुए लक्ष्मी भावुक हो जाती है। ओ डॉक्टर साहिबा, सुबह क्या बात हुई थी कि आज के बाद तो रोना धोना इतनी जल्दी भूल गई? शायद तुम लड़कियों को रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। वैभव ने लक्ष्मी को हंसाने के लिए व्यंग्य किया। हाँ हाँ ठीक है, अब से नहीं रोना धोना और ना ही कोई धन्यवाद देना है। दोस्ती में नो सॉरी नो धन्यवाद। हंसते हुए लक्ष्मी अपने केबिन में चली जाती है। शाम को वैभव और लक्ष्मी अपने वकील को लेकर अपने चाचा के घर जाती है। वकील को देखते ही चाचा चाची थोड़े घबरा जाते हैं और उनके सामने लक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी लक्ष्मी उनके हाथ में नोटिस थमा देती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि माता पिता के जाने के बाद उसकी संपत्ति का हक उनके बच्चों का होता है, इसीलिए आपको ये घर खाली करना होगा और सारे जायदाद के कागजात भी लक्ष्मी के हवाले करना होगा, जो भी उनके पास पड़ी है, अन्यथा आप पर 420 का केस कर दिया जाएगा। पहले तो दोनों थोड़ा नाटक करते हैं, लेकिन जब वकील कोर्ट जाने की धमकी देता है तो दोनों डर से मान जाते हैं। दोनों को सबसे बड़ा डर उस राज के खुल जाने का होता है जो वे लक्ष्मी और दुनिया से छिपा रहे थे। लक्ष्मी दीदी कितने दिनों बाद आई है आप? कहते हुए चाचा का लड़का उनके गले लग जाता है। वो ट्यूशन पढ़कर आया था। लक्ष्मी की चाचा के बेटे से खूब बनती थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। ऋषभ जो 10वीं में पढ़ता था, माता पिता के लालच से अनजान भी था, पर लक्ष्मी दीदी से बहुत प्यार करता था। लक्ष्मी भी हमेशा से उसको राखी बांधती आई थी, इसीलिए उसको अपना सगा भाई ही मानती थी। लेकिन अब वो किसी भी हाल में पिघलना नहीं चाहती थी। जैसे ही वकील ने घर खाली करने को कहा, चाचा चाची ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी ताकि वो घर का सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर सके जिसमें वो पहले रहते थे। लक्ष्मी ने अपने भाई को देखते हुए हाँ कर दी और बाकी सारे कागज लेकर जैसे ही वो बाहर निकलती हैं,
उसे उनका पुराना ड्राइवर बहादुर उनके घर आते दिखाई देता है। लक्ष्मी बहादुर को देखकर वैभव को कहती है कि जिस दिन मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब यह गाड़ी चला रहा था, तो फिर ये कैसे बच गया? मुझे तो बताया गया था कि वो खाई में गिर गया। पुलिस उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाई और मम्मी पापा की बॉडी सड़क पर ही पड़ी मिली थी। तुम्हें ठीक से याद है लक्ष्मी, ये वही ड्राइवर है जो उस दिन अंकल आंटी के साथ था। वैभव ने लक्ष्मी को ठीक से याद करने को कहा। हाँ वैभव, कैसे याद नहीं रहेगा, आखिर 3 साल से ही यही हमारे घर का परमानेंट ड्राइवर था। जरूर कोई बड़ी बात है। वैभव, कहीं ये राज ही तो नहीं छुपा रहे हैं चाचा चाची हमसे? पता करना होगा वैभव। लक्ष्मी ने वैभव को उसका पीछा करने को कहा, क्योंकि उसको पता था कि बहादुर उसे जानता है और उसे देखते ही भाग जाएगा और फिर वो पता नहीं लगा पाएगी कि क्या राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। वैभव उस ड्राइवर का पीछा करता है। वो देखता है वो तो लक्ष्मी के घर ही जा रहा है। वैभव लक्ष्मी को फोन करता है कि ये तुम्हारे घर के अंदर ही गया है, जल्दी से यहाँ आओ। लक्ष्मी वैभव के कहने पर वहाँ चली जाती है। वैभव उसे चुप रहने के लिए कहता है जिससे वो उन लोगों की बातें सुन सके। बहादुर लक्ष्मी के चाचा चाची को सब कुछ बताने की धमकी देने की बात करता है तो उसकी चाची बीच में ही बोल पड़ती है कि चुप करो तुम, दीवारों के भी कान होते हैं। आज तक हम तुम्हारे कहे अनुसार रुपए देते आए हैं ना, आज हमारे हाथों से सब चला गया तो कैसे तुम्हें कुछ देंगे? और अगर तुमने किसी को बताया ना तो तुम भी उतना ही फंसोगे जितना कि हम। इसीलिए आज के बाद हमें आकर कभी भी धमकी मत देना। ये किस धमकी की बात कर रहे हैं वैभव? लक्ष्मी ने डरते हुए वैभव से कहा। वैभव लक्ष्मी को चुप रहने का इशारा करता है। मुझे नहीं पता, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। 1 हफ्ते में यहाँ से घर खाली होने से पहले मुझे मेरे हिस्से की बाकी रकम मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं खुद जाकर लक्ष्मी मेम साहब को आप लोगों का सच बता दूंगा और फिर क्या होगा वो आप भी जानते हो। मैं वादा करता हूँ रुपए मिलते ही मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। ड्राइवर बहादुर ने कहा। क्या 1 हफ्ते में एक साथ 5 लाख की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? तुम्हें पहले ही 3 लाख रुपए तो दे चुके हैं। कहा था लक्ष्मी के बच्चा होने के बाद जब सारी जायदाद हमारे कब्जे में हो जाएगी तब तुम्हें बाकी की रकम भी दे देंगे, मगर अब तो हमारे पास ना घर है ना ही जायदाद, तो कैसे हम तुम्हें इतनी रकम दे पाएंगे? लक्ष्मी के चाचा ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके व्यवस्था करो मुझे, पर 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। बहादुर जोर से चिल्लाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर वैभव और लक्ष्मी बहादुर का पीछा करते हैं। बहादुर का पीछा करते हुए वो उसका घर देख लेते हैं। अभी वहां चलना सही नहीं होगा लक्ष्मी, अभी कुछ पूछा तो ये शहर छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें पता है ना, ये शहर छोड़कर कहीं हमेशा जाने की बात कर रहा था। हमारे पास 1 सप्ताह है पता लगाने का और हम 1 सप्ताह से पहले इनके सच का पता लगा कर रहेंगे। हमें अभी घर चलना चाहिए। लक्ष्मी वैभव की बात से सहमत हो जाती है। लक्ष्मी को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसके पापा की मेहनत से जोड़ी हुई पाई अब गलत हाथों में नहीं है। वो इन संपत्ति को कुछ अच्छे काम में लगाना चाहती है। इसीलिए उसने सोचा कि उस घर में वो महिला लघु उद्योग का काम शुरू करवा देगी ताकि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगली सुबह वैभव और लक्ष्मी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और बहादुर का पीछा करते हैं। वो कहाँ जाता है कहाँ आता है, सब पर नजर रख रहे होते हैं कि अचानक बहादुर की नजर लक्ष्मी पर पड़ ही जाती है। लक्ष्मी को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैभव उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। इतने में बहादुर डरते हुए कहता है, हमने कुछ नहीं किया मेम साहब, ये सब आपके चाचा के कहने पर हुआ। क्या हुआ? लक्ष्मी ने चौंकते हुए कहा। बहादुर समझ जाता है लक्ष्मी को कुछ नहीं पता है और वो बात पलटने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम भी क्या क्या बोल देते हैं। बहादुर ने झूठी मुस्कान से कहा। नहीं बहादुर, तुम तो मर चुके थे ना दुनिया की नज़र में, तो अभी मेरे सामने हो तो कुछ राज तो तुम छुपा ही रहे हो और अब तुम नहीं बताओगे तो पुलिस पता करेगी इस राज से। लक्ष्मी ने बहादुर को डराते हुए कहा। बताता हूँ, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पैसों के लालच में आ गया था।
और मैंने तुम्हारे चाचा की बातों में आकर उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। मैं तो मौका देखते ही कार से कूद गया था और ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और सीधे सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई और उसी समय शेखर और पल्लवी मैम ने ऑन स्पॉट ही दम तोड़ दिया। कहते कहते बहादुर के पश्चाताप के आंसू निकल आते हैं। मगर अब मैं खुद पुलिस के पास जाकर सब सच बताऊंगा। शायद एक बेकसूर परिवार की हाय लग गई मुझे। मेरा बेटा कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है। या किया यही भुगत लूं तो अच्छा है, वरना पूरी जिंदगी इसी हाय में जीना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना लक्ष्मी बिटिया। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता छीने और भगवान मुझसे मेरा बेटा छीन रहा है। बस यही कर्मों का लेखा जोखा है। मैं पुलिस को अपना बयान देने को तैयार हूँ। उधर लक्ष्मी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पैसों के लालच में चाचा इतने गिर सकते हैं कि अपने ही भाई भाभी की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। लक्ष्मी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके माता पिता सामान्य मौत नहीं मरे, बल्कि जानबूझकर मरवाए गए, वो भी चंद दौलत के लालच में। आज तक पापा ने वैसे भी हर कदम पर चाचा की मदद की थी, फिर भी एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। मन में इतनी नफरत पाल रखी थी अपने भाई के लिए। लक्ष्मी बस रोए जा रही थी। वैभव लक्ष्मी को गले लगा लेता है। आज तो वो भी सोचता है कि खुलकर रोने देता हूँ इसे, नहीं तो इस दर्द से शायद निकल नहीं पाएगी। बाकी तो इसने सहन कर ही लिए थे, पर अपने को खोने का गम नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी और वैभव बहादुर को पुलिस के पास ले जाकर उसका बयान दिलवाते हैं। बहादुर वहीं पर पुलिस को आत्मसमर्पण कर देता है और लक्ष्मी से एक बार फिर माफी मांगता है कि हो सके तो उसे माफ कर देना। जब भगवान ने ही इतनी बड़ी सजा दे दी है तो तुम माफी तो दे ही सकती हो ना लक्ष्मी बिटिया। कहते हुए बहादुर लक्ष्मी के पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। शायद मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं आपको माफ कर पाऊं बहादुर काका। पता है आपको भी दिल से अपना माना था मैंने और मेरे पापा मम्मी ने, लेकिन बदले में आपने तो मुझसे मेरे होने की वजह ही छीन ली। शायद आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर एक वादा जरूर इंसानियत के नाते करके जाती हूँ कि आपके बेटे का इलाज की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि सच बोलकर आपने मेरे मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद की है और पापा कहते थे मदद करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए अगर हमें ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो। इसीलिए आपके बेटे के इलाज में जो खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। कहती हुई लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और बहादुर खड़ा खड़ा बस हाथ जोड़े उसे देखता रहता है, शायद यही सोचकर कि हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ बर्बाद करने में उसका भी हाथ है। ऋषभ तुम अंदर रही जाओगे, तुम्हें भी सच्चाई का पता होना का पूरा अधिकार है। तुम यही रहकर पूरी बात को समझना, वरना ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हें भी हमेशा यही लगेगा कि लक्ष्मी दीदी ने हमसे हमारे माता पिता को छीना है और शायद यही नफरत आगे कोई गुनाह का रूप नहीं बन जाए। मैं अपने भाई के दिल में कभी नफरत के बीज नहीं पनपने दूंगी। कहते हुए ऋषभ को लक्ष्मी वहीं पर रोक लेती है। चाचा जी चाची, आप अगर एक बार कहते ना तो पापा मम्मी जायदाद तो क्या हंसी खुशी अपनी जान तक दे देते एक इशारे पर। फिर ये नफरत क्यों पाली आपने सिर्फ संपत्ति के लिए? अरे मम्मी तो आपको छोटी बहन जैसा प्यार देती थी चाची, और पापा आपको अपने बड़े बेटे के जैसे मानते थे। अगर आप एक इशारा भी करते तो मैं खुशी खुशी अपने दोनों भाइयों को पूरी जायदाद का मालिक बनवा देती। कभी आपको अलग या छोटा समझा ही नहीं पापा ने, तो क्यों उनकी हत्या की साजिश रची आप दोनों ने? हत्या? चाचा अनजान होकर कहता है। अब बनिए मत चाचा, हमारे ड्राइवर बहादुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, वो सारा सच कह दिया है। अगर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो आप भी अपने बेटे के लिए सच बता दीजिए और अपने गुनाह को स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मी ने रोते रोते दोनों से कहा, हमें माफ कर दो लक्ष्मी, दौलत के नशे में हम इतना अंधा हो गए कि हमने अपने ही देवता समान भाई भाभी की जान ले ली और तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया जो एक शराबी के हाथों तुम्हें सौंप दिया।
शायद भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब जो सजा हमें मिलेगी वो मंजूर है हमें। उधर ऋषभ को सदमा लगता है कि उनके मम्मी पापा ने उनके बड़े मम्मी पापा को मारा है। वो जोर जोर से रोने लगता है। लक्ष्मी की चाची उसके पास जाती है और उनका बेटा हाथ अपने चेहरे से हटा लेता है। मुझे नफरत है आप दोनों से, जिन्होंने पैसे के लालच में मेरे बड़े पापा को मार दिया। ऋषभ अपनी माँ को खुद से दूर करते हुए कहता है। लक्ष्मी दीदी, हो सके तो अपने माता पिता को माफ कर देना। ऋषभ को हाथ जोड़े पश्चाताप की आग में जले उनके माँ बाप कह रहे थे। लक्ष्मी अपने भाई को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी दीदी, मेरे मम्मी पापा के कारण आपने अपने मम्मी पापा को खो दिया हमेशा के लिए। ऋषभ हाथ जोड़े लक्ष्मी को रोते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की। अब से लक्ष्मी दी यहीं पर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी बड़ी दी और माँ बनकर। कहते हुए लक्ष्मी भाई को अपने गले से लगा लेती है। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरे बच्चे की परवरिश करोगी लक्ष्मी। ऐसा तो कोई बड़े दिल वाली ही कर सकती है। माफ करना हमें जो हमेशा तुम्हें मनहूस कहते थे। असल में मनहूस तो हम हैं जो तुम जैसे भले लोगों की जिंदगी खराब की। कहते हुए चाचा चाची पुलिस के साथ अपने जुर्म कबूल करते हुए चले जाते हैं। लक्ष्मी वैभव का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देती है कि आज उसे भी जो भी न्याय मिला है वो सब बस उसी के कारण, नहीं तो वो उसी जिंदगी में घुटकर मर जाती और कभी अपने माता पिता को भी इंसाफ नहीं दिला पाती। बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब मैं घर नहीं जा सकती हूँ वैभव तुम्हारे साथ। आज से मैं यहीं पर रहूंगी। संडे को आकर सामान ले जाऊंगी और माँ से भी मिल लूंगी। तुम्हें पता है ना, अब मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी ने वैभव को बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। वैभव को लक्ष्मी के साथ नहीं चलने पर बहुत दुख हो रहा था, पर एक खुशी भी थी कि उसकी भी लक्ष्मी ने अब हालातों से लड़ना सीख लिया है। उसने दुखी मन से लक्ष्मी को हाँ तो कर दी, पर अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऑफिस में मिलते हैं कल, और हाँ घर पर आती जाती रहना। कहते हुए वैभव वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही वैभव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है और कार में बैठकर रोने लगता है। तभी पीछे सीट पर से एक रुमाल उसे कोई पकड़ाता है। वैभव पीछे मुड़कर देखता है तो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी, तुम कार में कैसे आई? अभी तो मैं तुम्हें बाय करके आया था। देखो वैभव, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कोई लड़का पागलों की तरह किसी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतना जोखिम उठाता है तो उसके प्यार की क्या हद होगी उसके लिए। इसीलिए मुझे एहसास था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। आज भी इजहार किए बिना चले जाओगे जैसे पहले विदेश चले गए थे। हंसते हुए लक्ष्मी ने कहा, क्या सच में लक्ष्मी? पहले थोड़ी सी चिमटी काटो मेरे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। मैं भी तुम्हें इतना भी प्यार करती हूँ वैभव। अगर आज नहीं कहा तो तुम जैसे हम सफर के साथ नाइंसाफी होगी। मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ, बल्कि पहले भी चाहती थी, पर शादी के बाद अपने प्यार को एक तरफ दफन कर लिया, क्योंकि तब मुझे लगता था शायद मैं ही तुम्हें चाहती हूँ और अपनी शादी को ही नया आयाम देना चाहा। पर अफसोस वो मेरे प्यार के काबिल ही नहीं था। पर अब आज इस मोड़ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ वैभव। फिर मुझे लगा तुम्हें बता दूं, लेकिन ये सोचकर पीछे हट गई कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। उसके बाद माँ और तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी दी। जीने की चाह जो लगभग खत्म ही हो गई थी, उसे फिर से जीने की चाह हो रही है, सिर्फ तुम्हारे प्यार और साथ से। क्या मेरा प्रेम तुम्हें स्वीकार है डॉक्टर साहिबा के आशिक? क्यों नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी हिम्मत भी आ जाएगी कि आगे होकर एक लड़के को प्रपोज कर दोगी। जो हिम्मत में इतने सालों से नहीं जुटा पाया, तुमने एक झटके में कह दिया। वैभव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, तो अब आप जाकर तैयारी कीजिए। अब मैं उस घर में बहू बनकर ही आऊंगी, माँ से कह देना। पर जब तक मुझे यहाँ रहकर अपने एग्जाम की भी तैयारी करनी है और ऋषभ का बोर्ड एग्जाम है तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है वैभव, मैं समझ सकता हूँ। और जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना पालो, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। ये आशिकता उम्र तुम्हें खुश देखकर भी अपनी जिंदगी काट सकता है डॉक्टर साहिबा। चेहरे पर खुशी भरे भाव से वैभव ने कहा, अच्छा अब जाओ, बहुत रात हो गई है, माँ को भी चिंता हो रही होगी। और माँ को बता देना मैं उनसे मिलने आया करूँगी और वो भी अपनी बेटी को मिलते आते रहना।
रहा करे। ठीक है, और कोई आदेश? वैभव ने लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए कहा, और वैभव बेहद खुश होकर लक्ष्मी को सर पर चूमते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी के दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलने जाती है तो देखकर खुश हो जाती है। माँ, आप और गौरी, तुम मुझे बुला लिया होता। माँ, मैं आ जाती। कोई काम हो तो आप अपनी बेटी को कभी भी बुला सकती हो। लक्ष्मी ने माँ के पैर छूते हुए कहा, अरे आज मैं अपनी बेटी नहीं, अपनी होने वाली बहू के लिए सगुन लेकर आई हूँ। यूं ही बाहर ही खड़ा रखोगी, अपनी सास को अंदर आने को कहोगी। मीरा जी लक्ष्मी से मजाकिया अंदाज में कहती हैं, और गौरी भी हंसने लग जाती है। सच में माँ, लक्ष्मी मीरा जी और गौरी को घर के अंदर लाती है और मीरा जी लक्ष्मी को लाल साड़ी, पुश्तैनी, कड़े और श्रृंगार का सामान पकड़ाकर कहती है, आज से मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया है। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं। वो हाथ जोड़कर मीरा जी को शुक्रिया करती है और सोचती है, ये देवी से कम नहीं जिसने एक तलाकशुदा लड़की को इतने प्यार से अपनाया है। और सोचते हुए मीरा जी के गले लग जाती है। माँ, मैं कुछ सोच रही थी कि आप मेरे काम में मेरा साथ दोगी। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, माँ पहले। तुम बिना पूछे मुझे कुछ भी कह सकती हो। मीरा जी ने प्यार से लक्ष्मी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ, मैं यहाँ महिलाओं के लिए लघु उद्योग का काम करने की सोच रही हूँ, ताकि सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और मैं मम्मी पापा की सारी संपत्ति को समाज के कल्याण में ही लगाना चाहती हूँ। और अभी मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो वो जिम्मेदारी आप संभाल लेगी। मुझे पता है आप उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनोगी, और इसी बहाने हम माँ बेटी साथ में भी रह लेंगे, और आप भी घर पर दिन भर अकेलापन महसूस नहीं करोगी। मीरा जी लक्ष्मी की संपत्ति को लेकर बढ़ती हुई समझदारी से बहुत खुश होती है और वैभव की पसंद पर नाज भी करती है। उन्हें खुशी होती है कि मेरे वैभव के लिए लक्ष्मी से अच्छी जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकती। वो झट से लक्ष्मी को हाँ कर देती हैं। लक्ष्मी ने अपने बड़े घर का आधा हिस्सा महिला गृह उद्योग, लघु उद्योग में परिवर्तित कर दिया है, और मीरा जी ने उसे संभाल लिया है। कोर्ट ने ड्राइवर बहादुर को 10 साल की सजा दी है, और लक्ष्मी के चाचा चाची को उम्र कैद की। लक्ष्मी ने अपने भाई को बिना किसी गिला शिकवा अपना लिया है। लक्ष्मी ने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली है। वैभव और लक्ष्मी की शादी की तैयारियां होने जा रही है। पूरी तरह से खुशियों का माहौल है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों पवित्र बंधन में बन जाते हैं। ऐसा पवित्र बंधन वैभव लक्ष्मी